नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल ग्लो विद स्किल में। तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज हम आपके लिए यहाँ पर यूपी टेट के हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो कि आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यदि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। चलिए आगे हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है। क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है। हमारे ऑप्शंस हैं, हमारा पहला ऑप्शन है प्रा, सेकंड ऑप्शन है प्राक, थर्ड ऑप्शन है प्राग या फिर फोर्थ ऑप्शन प्रागैति। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यदि अगर हम प्रागैतिहासिक का विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्राक प्लस ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा, प्राक प्लस ऐतिहासिक हो जाएगा हमारे पास। तो अभी ऐतिहासिक तो हमारा मूल शब्द हो गया। उपसर्ग उन्हें ही कहते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो ऐतिहासिक तो हमारा मूल शब्द हो गया, तो क्या बचा, एक प्राग बचा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। प्राग हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी कविता है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, तुलसीदास किसकी कविता है। पहला ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, सेकंड ऑप्शन है मुक्ति बोध, थर्ड ऑप्शन है अज्ञेय या फिर फोर्थ ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास किसकी कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन है हमारा, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। हमारे ऑप्शन है बहि प्लस कार, सेकेंड ऑप्शन है बहि प्लस सकार, थर्ड ऑप्शन है बहि प्लस अकार या फिर फोर्थ ऑप्शन बहिर प्लस कार। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, बहि प्लस कार, ये सही हो जाएगा। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, बहि प्लस कार हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है। क्वेश्चन है हमारा, वैदेही वनवास किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त की, दूसरा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, थर्ड ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर या फिर फोर्थ ऑप्शन श्रीधर पाठक। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसका हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। वैदेही वनवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन पखावज, सेकेंड ऑप्शन पहिया, थर्ड ऑप्शन लिखावट या फिर फोर्थ ऑप्शन मझधार। जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड पहिया बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है हमारा, पहिया है। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इसके हमें विकल्प में से बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए देखते हैं गद्यांश क्या है हमारा। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है।
एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिकी निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारे गद्यांश है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन है संप्रेषण कला क्या नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये नहीं पूछा गया क्या है, पूछा है क्या नहीं है। संप्रेषण कला क्या नहीं है। हमारे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 है प्रभावशाली भाषा, सेकंड है अलंकरण, या थर्ड आत्मविश्वास, या फिर फोर्थ विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो ध्यान से देखिए, हमारी पहली लाइन में ही हमें इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने और संप्रेषण करना ही संप्रेषण कला है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे क्या हमारे में इसमें देखिए प्रभावशाली भी आ गया, आत्मविश्वास भी आ गया और विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना भी आ गया। एक कौन सा ऑप्शन नहीं आया इसमें? अलंकरण। तो ये अलंकरण हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? क्या है ऑप्शन? संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? पहला ऑप्शन है अनायास, सेकेंड ऑप्शन है अभ्यास, थर्ड ऑप्शन है भाषण, या फिर फोर्थ ऑप्शन विषय की अच्छी पकड़। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन सेकेंड अभ्यास। देखिए अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था। ठीक है, तो यहाँ से हमको कौन सा मिल जाएगा? हमारा ऑप्शन सेकेंड। ये हमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? देखिएगा ध्यान से, निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। हमारे ऑप्शंस क्या क्या है? पहला ऑप्शन है त्रा, सेकंड ऑप्शन है या, थर्ड ऑप्शन है छा और फोर्थ ऑप्शन है ज्ञा। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलके बनेंगे उन्हें क्या? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो पहला क्या है हमारा ऑप्शन? त्रा। अब देखते हैं हम लोग कि त्रा किससे मिलकर बना है। तो त्रा किससे मिलकर बना है? ता से बना है, प्लस रा से बना है और प्लस आ से बना है। तो ये तो तीन व्यंजनों से बना है, तो ये तो हो नहीं सकता है। अब छा देखेंगे तो छा किससे मिलकर बना है? छा बना है हमारा किससे बना है? छा मिलकर का से मिलकर बना हुआ है और शा से मिलकर बना हुआ है और प्लस आ से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? आ से मिलकर बना हुआ है। का शा आ, इससे मिलकर छा बना हुआ है। अब फोर्थ ऑप्शन है हमारा ज्ञा। ज्ञा देखेंगे किससे मिलकर हमारा बना हुआ है? तो ज्ञा हमारा बना हुआ है जा से मिलकर बना हुआ है प्लस इया से मिलकर बना हुआ है, इया से मिलकर बना हुआ है और प्लस आ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक या है जो केवल अपने मूल शब्द में, ये किसी अन्य चीज़ से मिलकर, किसी अन्य व्यंजन से मिलकर नहीं बना है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, तो कौन सा इसमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है? या हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। ठीक है, क्वेश्चन है मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, सेकंड ऑप्शन है द्विगु समास, थर्ड ऑप्शन है कर्मधारय समास और फोर्थ ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए मृत्युंजय का पहले हम लोग मतलब समझते हैं क्या होता है। मृत्युंजय का मतलब होता है मृत्यु को जीतने वाले।
ठीक है, मृत्यु को जीतने वाले। और हमें पता है कि बहुब्रीहि समास में दो पद मिलकर किसी अन्य पद की व्याख्या करते हैं। और यहाँ पे मृत्युंजय है, मृत्यु को जीतने वाले अर्थात शिव। तो यहाँ पे शिव की व्याख्या की जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो पद मिलकर तीसरे की व्याख्या कर रहे हैं। मृत्यु और जीत मिलकर किसकी? शिव की व्याख्या कर रहे हैं, मृत्यु को जीतने वाले अर्थात शिव। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ध्यान से देखिएगा, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ठीक है, हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है क्या है? अलन है। ऑप्शन 2 है अल है। ऑप्शन 3 अल है। और ऑप्शन 4 क्या है? अलम है। तो कौन सा बताएंगे, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए, यदि हम अलंकार का विच्छेद करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा अलम मिलेगा, ठीक है, और प्लस कार मिलेगा, अलम प्लस कार मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उपसर्ग पूछा है, कार हमारा मूल शब्द हो गया और ये उपसर्ग जो आगे लगा था अलम। तो कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? 1 मिनट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? अलम। अलम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें पूछा गया, देखिए, यह पुस्तक किसकी है? ठीक है, में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। इसमें रेखांकित शब्द जो यह है, इसका हमें पद परिचय देना है कि ये क्या है। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन है गुण विशेषण, पुस्तक विशेष, एक वचन। या फिर सेकंड ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष, एक वचन, स्त्रीलिंग। थर्ड ऑप्शन सर्वनाम, एक वचन, स्त्रीलिंग। या फिर फोर्थ ऑप्शन संबोधन अव्यव। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2 सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष, एक वचन, स्त्रीलिंग, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा, विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है व्याख्या, सेकंड ऑप्शन है विवेचन, थर्ड ऑप्शन है संश्लेषण, या फिर फोर्थ ऑप्शन विभाजित। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर संश्लेषण, थर्ड ऑप्शन नंबर 3 संश्लेषण करेक्ट हो जाएगा। विश्लेषण का विलोम क्या होता है? संश्लेषण होता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन है हमारा, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मूर्धन्य, सेकंड ऑप्शन है कंठ, थर्ड ऑप्शन है दंत, या फिर फोर्थ ऑप्शन अनुनासिक। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 दंत, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी सा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ठीक है, पहला ऑप्शन है चा छ जा, सेकेंड ऑप्शन है शा सा सा, या फिर थर्ड ऑप्शन अ ब सा, या फिर फोर्थ ऑप्शन या रा ला वा। तो सॉरी, वा नहीं है, या रा ला। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2 शा शा और सा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे वो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? शा है और सा है। ठीक है, अब पूछा है सेकंड हमारा लास्ट नहीं, कौन सा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है? नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है? अत्यधिक का विलोम क्या है? ठीक है, पूछा है अत्यधिक का विलोम क्या है। तो अत्यधिक का पहला ऑप्शन है हमारा अनधिकृत,
सेकंड ऑप्शन है अत्यल्प, थर्ड ऑप्शन है अत्याधिक, या फिर फोर्थ ऑप्शन अनधीन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड अत्यल्प ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अत्यधिक का विलोम क्या होता है? अत्यल्प होता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है रित का विलोम क्या है? क्वेश्चन है हमारा रित का विलोम क्या है? पहला ऑप्शन है विकर्ण, सेकेंड ऑप्शन है अनरित, थर्ड ऑप्शन है वक्र और फोर्थ ऑप्शन है अनेक। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए हमारा इसमें रित का पहले समझते हैं कि मतलब क्या होता है। रित का मतलब होता है सत्य। ये ऋतु नहीं है, ये रित है। रित का मतलब होता है सत्य। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सेकंड है अनरित, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका मतलब होता है झूठ। ठीक है, इसका मतलब होता है झूठ। रित का मतलब सत्य, अनरित का मतलब झूठ। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड अनरित ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। क्वेश्चन है हमारा संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। पहला ऑप्शन है सन, सेकेंड ऑप्शन है सम, थर्ड ऑप्शन है सक और या फिर फोर्थ ऑप्शन संक। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, जल्दी से बताएंगे। तो यदि अगर हम देखें संकल्प का अगर हम विच्छेद करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास मिलेगा हमको सम मिलेगा प्लस कल्प मिलेगा। ठीक है, सम मिला और प्लस कल्प मिला। कल्प हो गया हमारा मूल शब्द और सम जो ऊपर लगा था। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सम, सेकेंड ऑप्शन नंबर सेकेंड ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन में आ जाता है पेपर में कि संकल्प में कौन सी संधि है तो क्या लिख के आएंगे? कौन सी संधि है, क्या टिक करेंगे? तो यहाँ पे संकल्प में व्यंजन संधि है, याद रखिएगा। संकल्प में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या है। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य पूछा है, क्या होगा? कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या फिर कोई अन्य। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड भाववाच्य ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। खड़ा भी नहीं हुआ जाता, रुका नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, इन सब जब ऐसे वाक्य आ जाए तो जान लीजिए वहाँ पे कौन सा वाच्य होगा? आपका भाववाच्य होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कोई उसमें वो नहीं है। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? हमें ये बताना, तद्भव और तत्सम का मेल दिया है, इसमें से बताना है कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है लुनाई लावड़ता, सेकेंड ऑप्शन है लौंग लवंग, थर्ड ऑप्शन है आंत अंत्र, फोर्थ ऑप्शन है आयुष या फिर और आदेश। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन थर्ड आंत और अंत्र ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। यहाँ पे आंत की अंत्र की जगह पे आंत्र होना चाहिए था। आंत की जगह अंत्र की जगह पे क्या होना चाहिए था? आंत्र होना चाहिए था, तो फिर ये करेक्ट हो जाता। तो कौन सा हमारा इसमें मेल गलत है? आंत और अंत्र का। तो ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, अब हमें बताना बुक है और उसके राइटर दिए हुए हैं, बताना है कि इसमें
कौन से राइटर, कौन सी बुक है जो राइटर ने नहीं लिखी है। ठीक है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है। पहला है हमारा स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र। सेकंड है संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। थर्ड है रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। फोर्थ है अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अगर इसमें देखा जाए तो हमारा ऑप्शन 1 स्कंदगुप्त यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण मिश्र ने नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद ने इसे लिखी है। किसने लिखी है इसे? जयशंकर प्रसाद ने इसको लिखी है। बाकी सब सही लिखा हुआ है, लेकिन स्कंदगुप्त को जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। स्कंदगुप्त हुआ, जयशंकर प्रसाद की और रचनाओं में देख लें तो ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा। ये सब किसने? जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी वैसा ही है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला है परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सेकंड है शिवराज भूषण भूषण जी की। थर्ड है शब्द रसायन देव। फोर्थ है उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो हमारा ऑप्शन 4 उद्धव शतक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं बल्कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखी है। जी, उद्धव शतक किसने लिखी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं। तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग गलत है। वही क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद। सेकंड वोल्गा से गंगा राहुल संकृत्यायन। थर्ड है सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती। या फिर फोर्थ दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यदि अगर इसको देखा जाए तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 4 दर्शन दिग्दर्शन। ये रामचंद्र शुक्ल ने नहीं बल्कि राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है। किसने लिखी है? राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है दर्शन दिग्दर्शन, रामचंद्र शुक्ल ने नहीं। इसीलिए हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। क्वेश्चन है हमारा विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला है हाँ मेरा परिवार मेरा यही विचार है। सेकंड है वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और मृदुभाषी है। थर्ड है उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। फोर्थ है आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यदि हम इसमें बात करें विराम चिन्ह की दृष्टि से तो पहला यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन हाँ मेरा यही विचार है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाँ के बाद से अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए था। हाँ के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, जिससे ये पता चलेगा कि हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो फिर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। ठीक है, पूछा है कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। पहला है सनातन, सेकंड है चिरंतन, थर्ड है शाश्वत और फोर्थ है अधुनातन। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यदि हम इसमें बात करते हैं ऑप्शंस की तो पहले हम समझ लेते हैं सारे ऑप्शंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसमें जो पहला ऑप्शन है सनातन, इसका मतलब होता है परंपरा अनुसार चला आता हुआ।
ठीक है, सनातन का मतलब होता है परंपरा अनुसार चला आता हुआ। और सेकंड जो सेकंड का ऑप्शन है चिरंतन, इसका मतलब होता है, इसका भी मतलब क्या होता है, चला आता हुआ। जो सनातन का मतलब होता है परंपरा अनुसार, और इसका परंपरा अनुसार चला आता हुआ। और चिरंतन का मतलब है सदियों से चला आता हुआ। शाश्वत का मतलब है कि बहुतों दिनों से चला आते रहने वाला तथा सदा चला रहने वाला, शाश्वत का ये मतलब होता है। ठीक है, और अधुनातन का क्या मतलब होता है, आज, अभी, आज का, ये होता है अधुनातन का मतलब। तो जो सनातन, चिरंतन और शाश्वत है, ये तो एक समान प्रकृति के अर्थ है, लेकिन जो अधुनातन है, फोर्थ ऑप्शन, ये भिन्न प्रकृति का अर्थ है। तो इसी वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 अधुनातन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है। ठीक है, पूछा है अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है। तो पहला ऑप्शन है हमारा अधुनातन, सेकंड ऑप्शन है प्राचीन, थर्ड ऑप्शन है अद्यतन, या फिर फोर्थ ऑप्शन सनातन। ये तो पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता हुआ, इसमें इसको आपको बताने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें अगर देखें, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब नया, प्राचीन का मतलब पुराना। बाकी अधुनातन का तो अभी मैंने आपको बताया कि नया, आज का होता है, सनातन का बताया। ठीक है, तो प्राचीन इसका जो है विलोम, अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। पहला है विभीषण, सेकंड है विरहणी, थर्ड है ग्रहणी, और फोर्थ है जगत गुरु। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग देखें तो विरहणी, विरहणी जो है ये गलत लिखा हुआ, विरहणी ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, और बाकी विभीषण सही लिखा हुआ है, ग्रहणी सही लिखा हुआ है, और जगत गुरु भी सही लिखा हुआ है। तो विरहणी हमारा गलत लिखा हुआ है, इसलिए व्याकरण की दृष्टि से विरहणी हमारा अशुद्ध हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, मुहावरे दिए हैं, उनका अर्थ लिखा हुआ है, बताना है कौन सा गलत है। पहला है मुट्ठी गरम करना, मतलब रिश्वत देना। सेकंड है लुटिया डुबाना, मतलब सारा काम चौपट होना। थर्ड है सब्ज बाग दिखलाना, मतलब हरा भरा करना। या फोर्थ माई का लाल, साहसी व्यक्ति। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा गलत है। तो यदि हम देखें ऑप्शन थर्ड सब्ज बाग दिखाना, इसका मतलब होता है लालच देना। ठीक है, हरा भरा करना नहीं होता है इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है लालच देना। सब्ज बाग दिखलाना मतलब लालच देना। तो ये युग्म हमारा गलत हो जाएगा, इसीलिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मुहावरा, ये दोहा दिया गया है, इसमें बताना है हमें अलंकार कौन सा है। चलिए हम दोहा पढ़ देते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई पर, श्याम हरित दुति होए। ठीक है, एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ दोहे को। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई पर, श्याम हरित दुति होए। ठीक है, उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है पूछा है। पहला है श्लेष अलंकार, सेकंड है अन्योक्ति, थर्ड है यमक, फोर्थ है रूपक। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यदि इसमें देखा जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्लेष करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है हरित, ठीक है, इसका मतलब इसका दो अर्थ निकल के आ रहा है। पहला तो आ रहा है कि इसका अर्थ होता है हरा रंग, ठीक है, इसका अर्थ होता है हरा रंग। और जो सेकंड है उसका क्या अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है प्रसन्न। ठीक है, प्रसन्न होता है।
हरित के हमारे दो अर्थ निकल के आ रहे हैं, एक हरा रंग आ रहा है, एक प्रसन्न आ रहा है। तो उस हिसाब से हमारा कौन सा श्लेष करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि श्लेष में जो होता है उसमें एक शब्द के जब दो अर्थ निकल के आते हैं वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। और हरित में हमारे दो अर्थ निकल के आ रहे हैं। हरित का एक हो रहा है हरा रंग और एक हो रहा है प्रसन्न, तो इसी वजह से हमारा श्लेष अलंकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। गौशाला में कौन सा समास है, पूछा है गौशाला में कौन सा समास है। ठीक है, मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, सेकंड ऑप्शन है तत्पुरुष, थर्ड ऑप्शन है द्वंद्व, फोर्थ ऑप्शन है द्विगु। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यदि इसमें देखा जाए गौशाला में, तो इसमें हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि अगर हम गौशाला का समास विग्रह करते हैं तो आती है गायों के लिए शाला। ठीक है, तो जो उसमें आता है के लिए, जो हमारा आ रहा है के लिए, इसका ये किसके लिए आता है, ये तत्पुरुष समास में आता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो वहाँ पे यार तो ये सब किस में, तत्पुरुष समास में आते हैं। तो इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देशभक्ति में कौन सा समास है। इसमें भी समास ही पूछा गया है। देशभक्ति में कौन सा समास है। पहला तत्पुरुष समास, सेकंड द्वंद्व समास, थर्ड कर्मधारय समास, या फिर फोर्थ द्विगु समास। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यदि इसमें भी हम देखें तो देशभक्ति का अगर हम वो इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या निकल के आता है, देश के लिए भक्ति के लिए, फिर इसमें भी आ गया, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। देशभक्ति का समास विग्रह देश के लिए भक्ति, तो उसमें कौन सा हमारा समास आ गया, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो तत्पुरुष समास हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बस अब आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।